चलिए नमस्कार दोस्तों। आज पुनः हम एक बार आप लोगों के सामने समदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 हिंदी विषय का जो सिलेबस है उसकी इकाई नंबर 19 का पाठ 6 जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया आत्मकथन कविता है उसे लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले चलिए दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः पलक हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने इकाई 19 का पाठ 6 जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कविता आत्मकथन लेकर आया हूं। चलिए सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के बारे में जान लेते हैं। चलिए दोस्तों नमस्कार, पलक हिंदी एकेडमी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। चलते हैं, आज हम जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कविता आत्मकथन लेकर आए हैं। आत्मकथन कविता जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई आत्मकथा में लिखी गई है और ये आत्मकथात्मक काव्य कहते हैं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथन कविता में अपने स्वयं की बारे में, अपने स्वयं की स्थिति के बारे में बताया है। चलिए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद का परिचय देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और काशी की प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में भी पढ़े, किंतु परिस्थितियां कुछ अनुकूल न होने के कारण वे 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए थे। परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, इसलिए ये 8वीं क्लास के आगे नहीं पढ़ पाए, मतलब 8वीं क्लास तक ही पढ़ पाए थे। बाद में घर पर ही रहे और संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया, मतलब बाहर नहीं पढ़ पाए, है ना। 8वीं के बाद पढ़ाई बंद हो गई। मतलब यहाँ से पता लगा सकते हैं कि इनका जीवन कितना, कहते हैं, आर्थिक संकटों से जूझ रहा था। छायावादी काव्य प्रवृत्ति होने या प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में एक जयशंकर प्रसाद और इनका निधन 1937 में हो गया था। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ में गिने जाते हैं। रचनाएं देखते हैं। रचनाएं लिखी हैं जयशंकर प्रसाद ने, तो उनकी जो काव्य कृतियाँ हैं वो चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, कमायनी। कमायनी एक महाकाव्य छायावाद का या छायावाद में लिखा गया एक महाकाव्य है। आधुनिक हिंदी का श्रेष्ठतम काव्य कृति माना जाता है किसी कमायनी को। आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति के रूप में इसे संज्ञा दी गई है कमायनी को। और कमायनी पर जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था कमायनी रचना पर। और कवि के साथ साथ ये गद्यकार भी रहे। इन्हें नाटक सम्राट कहा जाता है। नाटक सम्राट की संज्ञा दी गई है। नाटक सम्राट किससे कहा जाता? जयशंकर प्रसाद को। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव सामने इनके प्रमुख नाटक रहे हैं। कंकाल और तितली इरावती, कंकाल, तितली, इरावती इनके उपन्यास। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल इनकी कहानी संग्रह रहे। जयशंकर प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति, ओज का साहित्य माना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद का जो साहित्य है उसमें कोमलता है,
कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज, ये चारों गुण एक साथ समाहित हैं। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता रही है। इतिहास और दर्शन में भी उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। चलिए आज हम यहाँ आत्मकथ कविता के बारे में देखते हैं। तो प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथ विशेषांक निकला हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। मित्रों ने, प्रसाद जी के जितने भी मित्र थे, उन्हें आग्रह किया था जयशंकर प्रसाद से कि भाई ऐसा करो, आप भी अपनी आत्मकथा लिखो। तो प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता। देखिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। जब जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने आग्रह किया कि भाई आप भी आत्मकथा लिखें या आत्मकथ लिखें, तो उनके मित्रों के इस कथन से वो सहमत नहीं थी, और जब सहमत नहीं थे तो कविता असहमति पर लिखी गई थी। ये आत्मकथ कविता मित्रों की असहमति पर। यह कविता आत्मकथ पहली बार 1932 में हंस में प्रकाशित हुई, आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। और ये आत्मकथ जो कविता है जयशंकर प्रसाद की, हंस पत्रिका में 1932 में प्रकाशित हुई थी। शैली कौन सी है इसकी? छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने जीवन की यथार्थ एवं अभाव पक्ष को बड़ी मार्मिकता से अभिव्यक्त किया, जोड़ा है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही उन्होंने अपने मन की भावों को या मनोभावों को भी अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर, नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों और बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की जो कथा है, एक सामान्य व्यक्ति की जीवन की कथा। मतलब जयशंकर प्रसाद ने जो आत्मकथ कविता में लिखा है, उसकी जो कथा है वो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। पहले उन्होंने बता दिया है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। मतलब एक तरफ उन्हें अपनी सच्चाई भी बताई है, यथार्थ, और दूसरी तरफ उन्हें महान कवि होने का संदेश भी नहीं दिया है। मतलब उसमें विनम्रता है, नम्रता है। चलिए देखते हैं, ये है आत्मकथ। आत्मकथ मतलब आत्मकथा। बहुत अच्छी कविता है, हृदय को छूने वाली है। चलिए देखते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि मधुप यानी भंवरा गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मेरा जो मन रूपी भंवरा है, मन रूपी भंवरा जो है, वो गुनगुना करके मेरी कौन सी कहानी कह जाता है, ये मुझे पता ही नहीं चलता। मतलब मन रूपी भंवरा कब मेरी मन की कहानी गुनगुना कर कह जाता है, मुझे पता नहीं चलता। कह रहा समय गतिशील है ना, समय निरंतर चलता रहता है। स्मृतियां मन में आती हैं, चली जाती हैं,
सुख आते हैं चले जाते हैं, इसलिए मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मतलब आज मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, जितने सुख थे वो सब आए और चले गए, है ना, पत्तियों के समान मुरझा मुरझा करके गिर गए। और इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, असंख्य जीवन इतिहास, इस नीले आकाश के नीचे असंख्य लोगों का इतिहास छिपा हुआ है, और यह लोग करते रहते ही हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। और जो अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो वो स्वयं अपनी आत्मकथा लिख करके अपने इतिहास को क्या कर रहे हैं, मलिन करते हैं, गंदा करते हैं, और उपहास अपनी हंसी उड़वाते हैं। यह भी कहते हो, तो कह रहा है तब भी कहते हो, ये सब पता है कि जो अपनी आत्मकथा लिखते हैं वो अपना उपहास, अपनी हंसी उड़वाते हैं, अपने दोस्तों से कह रहा। और उसके बाद भी तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। और उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि मैं अपनी दुर्बलताओं को कह डालूं। तो अपनी आत्मकथा लिखना मतलब अपनी दुर्बलताओं को उजागर कर देना। तुम सुनकर सुख पाओगे, और जब मैं अपनी कमियों को उजागर करूंगा तो तुम सुख पाओगे और देखोगे यह गागर रीति, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये तो गगरी खाली की खाली है ना, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। तो तुम सुनकर सुख पाओगे, कभी कह रहा है तुम्हें सुनकर अच्छा लगेगा, सुनकर सुख पाओगे। और कब पाओगे सुख, जब देखोगे कि इस गगरी में कुछ भी नहीं है, खाली है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। और कभी आगे कह रहा है कि कभी ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें लगे कि मैं ही खाली करने वाला हूं, इस गगरी को मैं ही खाली करने वाला हूं, तुम्हें कहीं ऐसा ना लगे। अपने को समझो, तुम अपने आप को समझ लो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले, कि मेरी गगरी को खाली करने वाले तुम ही हो। तुम्हें कभी ऐसा ना एहसास होने लगे कि मेरी गगरी को खाली करके तुम अपनी गगरी भर रहे हो। यह विडंबना, यह एक बुराई है, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। इसलिए वह अपनी स्मृतियों से कह रहा है कि मैं तुम्हारी हंसी नहीं उड़वाऊंगा। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। तो कह रहा है ये अच्छा नहीं हो सकता कि मैं अपनी भूल जाऊं, है ना, और दूसरों की दिखलाता रहूं। अपनी आत्मकथा न लिख करके दूसरों की आत्मकथा लिखता रहूं, उनकी सुनाता रहूं। भूले अपनी या प्रवंचना, प्रवंचना मतलब भूल, है ना, छल कपट, झूठ। मैं अपनी कहानी, अपनी आप बीती भूल जाऊं और दूसरों की सुनाता रहूं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कवि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि मैं अपने मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा कैसे गाऊं। मतलब एक समय था जब मेरे पास सुख थे, है ना, तो उस समय के लिए उन्हें उज्जवल गाथा कहा है। तो जब सुख थे, मेरा जीवन सुख में था, तो उस समय उज्जवल गाथा कह दिया। मधुर चांदनी रातों की, जब उनके पास पत्नी थी, पत्नी के साथ बैठकर चांदनी रात में मधुर बातें करते थे। इसलिए यहां उन्होंने कहा है कि मैं अपने मधुर चांदनी रातों की मीठी मीठी बातों को कैसे कह डालूं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। एक समय था जब मैं पत्नी के साथ बैठकर बातें करता था, खिलखिलाकर हंसता था, तो उन बीती हुई बातों को मैं कैसे कह डालूं। मिला कहाँ वह सुख, और मुझे वह सुख भी नहीं मिला जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। सोते सोते जो सुख का मैंने स्वप्न देखा था, वो सुख भी नहीं मिला हुआ है। आलिंगन में आते आते मुस्कया कर जो भाग गया। और वो सुख सोते सोते स्वप्नों में आया, और मैं उसे गले लगाने की कोशिश
कर रहा था या कर ही रहा था, या आलिंगन बाहों में लेने के लिए आगे बढ़ा ही था कि वो सुख मुस्कुराकर के भाग गया। मतलब वो सब छलवा था। जिसकी अरुण कपूरों की मतवाली सुंदर छाया में, अरुण कपूरों के लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी। मतलब सुबह की सूर्य की किरणें मेरी पत्नी के रक्त में, होठों और गालों में विराजमान हो जाती थी। निज सुहाग मधुमाया में, और वहां बैठ कर के वह आनंद का अनुभव करती थी। उसकी स्मृति पाथेय बनी और उन्हीं मीठी मीठी कह रहा है, वैसी ही उन्हीं मीठी बातों को, स्मृतियों को मैं याद करके अपना जीवन जी रहा हूं। तो उन्हीं स्मृतियों को उन्हें क्या कहा है? पाथेय कहा है। पाथेय मतलब रास्ते का भोजन होता है। पाथेय एक राहगीर के लिए रास्ते में खाने के लिए जो भोजन बांधा जाता है वो पाथेय। तो कह रहा है मेरी जो पुरानी स्मृतियां हैं वो पाथेय के समान है और मैं उन्हें अपने पास रखे हुए हूँ। थके पथिक की पंथा की, एक थके हुए व्यक्ति के रास्ते के लिए वो एक लंच पैक की तरह है, जिन्हें मैं संजो कर रखे हुए हूँ। सीवन को उधेड़ कर देखोगे, कह रहा जिस प्रकार से किसी कपड़े की सिलाई को खोल करके देखा जाए तो कपड़े की सारी सच्चाई सामने आ जाती है कि उसमें कितने टुकड़े हैं उसके। तो ऐसे ही कह रहा है कि मैं अपनी पुरानी स्मृतियों को सिले हुए हूं। अगर तुम उस सिलाई को उधेड़ कर देखोगे तो क्यों मेरी कंथा की, मेरी जो कहानी है, क्या उस कहानी की सिलाई को तोड़ करके तुम उसे देखोगे? मेरा जीवन छोटा था, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, है ना। मेरा छोटा सा जीवन था, मैं एक छोटा आदमी, गरीब आदमी, मैं बड़ी बड़ी कथाएं कह नहीं सकता था, बढ़ा चढ़ा कर मैं कोई बात कह नहीं सकता था, क्योंकि वो सारी चीज़ें मेरे जीवन में ही नहीं रही हैं, है ना। तो जो सच्चाई में था मैं उसका वर्णन कर सकता हूँ, लेकिन उन्हें मना कर दिया। बड़ी कथाएं बनावटी मुझसे बनता नहीं है। तो कह रहा है दोस्तों से, मित्रों से कि क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मोड़ रहा हूँ। तो कह रहा है क्या इससे अच्छा तो यही है कि मैं चुपचाप बैठ करके दूसरों की सुनता रहूं। और सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अगर मैं आपको अपनी आप बीती सुना भी दूं, अपनी कथा सुना भी दूं, तो क्या तुम उसे सुन करके अच्छी कहोगे? नहीं। कह रहा है मेरी आत्मकथा अच्छी है ही नहीं है। और आगे कह रहा है कि अभी समय भी नहीं, क्योंकि थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, मेरी मौन व्यथा, व्यथा मतलब दुख, मेरा जो दुख है अभी मौन है और थका हुआ सोया हुआ है, इसलिए अभी समय नहीं है, मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिख सकता। ये आत्मकथ कविता। और इसके बाद इस कविता के शब्दार्थ देख लेते हैं। देखिए, मधुप मन रूपी भंवरा, अनंत नीलिमा अंतहीन विस्तार, व्यंग मलिन खराब ढंग से निंदा करना बुरी तरीके से, गागर रीति ऐसा मन जिसमें कोई भाव ना हो, अर्थात खाली घड़े के समान हो, प्रवंचना मतलब धोखा देना, मुस्कुराकर, अरुण कपूर लाल गाल, अनुरागनी उषा प्रेम भरी भोर, पाथेय स्मृति पाथेय मतलब स्मृति रूपी संबल, रास्ते का भोजन, पंथा मतलब रास्ता, कंथा एक गुदड़ी या अंतर्मन, मतलब मन ही मन जो भाव चलते रहते हैं उसे हम कंथा कहते हैं। अब पंथा मतलब राहगीर होता है, रास्ते पर चलने वाला राहगीर।
और इसके बाद ये आपका प्रश्न बहुत ही मोस्ट है, यहाँ से ये आपको जरूर करना है कि प्रगतिशील चेतना की साहित्यिक मासिक पत्रिका हंस प्रेमचंद ने 1930 से 36 तक निकाली थी और पुनः ये 86 में यह साहित्यिक पत्रिका निकल रही है और इसके संपादक राजेंद्र यादव हैं। तो पहले तो प्रेमचंद ने निकाली थी 30 से 36 तक हंस पत्रिका, और जब ये पुनः पत्रिका 1986 में निकल रही है तो इसके संपादक पूछे जा सकते हैं कौन है, राजेंद्र यादव हैं। और बनारसी दास जैन द्वारा रचित अर्ध कथानक को हिंदी की पहली आत्मकथा कहा गया है और अर्ध कथानक जो रचना है इसकी रचना 1641 में हुई थी। ये बहुत ही मोस्ट पॉइंट है, आपकी नोट कर लीजिएगा कि प्रगतिशील जो साहित्य है, प्रगतिवाद है ना, तो प्रगतिशील चेतना की साहित्यिक मासिक पत्रिका जो हंस पत्रिका थी वो मासिक थी और प्रेमचंद ने 30 से 36 तक संपादन किया था और बाद में उस पत्रिका को 1986 में राजेंद्र यादव ने संपादित की, है ना। बनारसी दास के द्वारा लिखी गई अर्ध कथानक ये पहली आत्मकथा मानी जाती है। तो आत्मकथ को आत्मकथा भी कहा गया है। तो ये जो जयशंकर प्रसाद की कविता है ये आत्मकथ या आत्मकथा में लिखी गई है। चलिए, ये आपकी कविता दोस्तों आत्मकथ है। यदि ये कविता आपको समझ में आई हो तो एक बार ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, है ना। अगली क्लास और अगली वीडियो के साथ हम फिर आएंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।